जरा सोचिए, एक ऐसा जानवर जो 13,000 साल पहले धरती से पूरी तरह गायब हो गया था, क्या वो आज हमारे बीच वापस आ सकता है? सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर 2024 में एक कंपनी ने ठीक यही चौंकाने वाला दावा किया है। तो चलिए आज इसी दावे की एक एक परत खोलकर देखते हैं। और ये कंपनी है कलोसल बायोसाइंसेस। इनकी एक घोषणा ने आप समझिए कि साइंस की दुनिया में भूचाल ला दिया। इनका कहना यह है कि इन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से एक बहुत ही पुराने शिकारी को विलुप्ति से वापस खींच लिया है। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। ये जो दावा है, क्या ये वाकई में साइंस का कोई चमत्कार है या फिर बस नजरों का धोखा? आइए इस पूरे मामले की जड़ तक चलते हैं और सच का पता लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर ये पूरी कहानी है क्या और इस पर इतना बवाल मचा क्यों है। तो कंपनी ने बताया कि 3 पिल्लों का जन्म हुआ है। नाम भी बड़े जबरदस्त रखे हैं, रोम्युलस, रेमस और खलीसी। हाँ, ये वही डायर वुल्फ है जिसे गेम ऑफ थ्रोन्स ने घर घर में मशहूर कर दिया था। लेकिन जैसे ही ये खबर आई ना, वैसे ही दुनिया भर के साइंटिस्ट्स और एक्सपर्ट्स ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए, गहरे सवाल। तो सवाल उठता है कि भाई, एक असली डायर वुल्फ होता कैसा था? देखिए, जो हमें फॉसिल्स यानी जीवाश्म मिले हैं वो बताते हैं कि वो आज के ग्रे वुल्फ से करीब 25% ज्यादा बड़े और भारी भरकम थे। उनका सिर भी चौड़ा था और जबड़ा ओहो बहुत ज्यादा ताकतवर। लेकिन सबसे जरूरी और चौंकाने वाली बात 2021 की एक स्टडी से पता चली, वो ये कि जेनेटिकली डायर वुल्फ ग्रे वुल्फ के करीबी रिश्तेदार थे ही नहीं। मतलब उनकी एवोल्यूशनरी ब्रांच, उनका वंश लाखों साल पहले ही अलग हो गया था। तो फिर सवाल ये उठता है कि किसी विलुप्त जानवर को वापस लाया कैसे जा सकता है? साइंस में इसके मोटे तौर पर 3 मुख्य तरीके हैं। पहला और सबसे कह सकते हैं लोटेक तरीका है बैक ब्रीडिंग। इसमें क्या होता है कि किसी विलुप्त जानवर के जो जिंदा रिश्तेदार हैं, उनको पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरह से ब्रीड कराया जाता है कि धीरे धीरे विलुप्त जानवर के जो फिजिकल गुण थे वो वापस दिखने लगे। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है क्वागा प्रोजेक्ट। क्वागामा एक जेब्रा जैसा ही जानवर था जो 1883 में विलुप्त हो गया। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने कम धारियों वाले जेब्रा को चुना और उन्हें आपस में ब्रीड कराना शुरू किया। और आज दशकों बाद उनके पास ऐसे जेब्रा हैं जो बिल्कुल क्वागा जैसे दिखते हैं। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्या सिर्फ एक जैसा दिखना किसी जानवर को वही प्रजाति बना देता है? सोचने वाली बात है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे तरीके पर, क्लोनिंग। ये तो सबने सुना ही होगा। अगर किसी विलुप्त जानवर का कोई सेल मतलब कोशिका अच्छी हालत में मिल जाए तो उसके जेनेटिक मटेरियल से उसकी एक एग्जैक्ट हूबहू कॉपी बनाई जा सकती है। सुनने में ये जितना आसान लगता है ना, करने में उतना ही मुश्किल है। 2003 में वैज्ञानिकों ने बुकार्डो नाम की एक जंगली बकरी को क्लोन करने की कोशिश की थी। और जानते हैं क्या हुआ? एक क्लोन पैदा भी हुआ, लेकिन फेफड़ों में एक डिफेक्ट की वजह से सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही उसकी मौत हो गई। इसे कहते हैं वो प्रजाति जो इतिहास में एक नहीं बल्कि 2 बार विलुप्त हुई। और फिर आता है तीसरा और सबसे मॉडर्न तरीका, जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें साइंटिस्ट क्या करते हैं कि फॉसिल से पुराना डीएनए निकालते हैं, उसमें से जरूरी जीन्स को पहचानते हैं और फिर क्रिस्पर जैसी कटिंग एज तकनीक से किसी करीबी जिंदा रिश्तेदार के डीएनए में ठीक वही बदलाव कर देते हैं। और कलोसल बायोसाइंस ने ठीक इसी जेनेटिक इंजीनियरिंग वाली तकनीक का इस्तेमाल किया है। तो चलिए अब जरा डिटेल में देखते हैं कि उन्होंने ये सब किया कैसे। उनका जो पूरा प्रोसेस था वो 4 स्टेप्स में था। स्टेप 1, उन्होंने हजारों साल पुराने 2 डायर वुल्फ फॉसिल से डीएनए निकाला। स्टेप 2, उस डीएनए को ग्रे वुल्फ के डीएनए से कंपेयर किया। स्टेप 3, उन्होंने 14 ऐसे खास जीन्स की पहचान की जो साइज और बनावट जैसे बाहरी लुक्स को कंट्रोल करते थे। और फिर फाइनल स्टेप, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ग्रे वुल्फ के सेल्स में मौजूद जीन्स को एडिट कर दिया, मतलब बदल दिया। अब यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है और वो है ये नंबर। ग्रे वुल्फ और पुराने डायर वुल्फ का डीएनए पहले से ही 99.5% सेम है। तो कंपनी को लगा कि अरे वाह, ये तो काफी आसान है, बस कुछ ही तो जीन्स बदलने हैं और हम एक डायर वुल्फ बना लेंगे। तो ये सब जानने के बाद हम वापस घूम फिरकर अपने उसी सबसे बड़े सवाल पर आ जाते हैं,
क्या कोलोसल ने जो बनाया है वो सच में एक डायर वुल्फ है? देखिए, कंपनी का तर्क तो बड़ा सीधा सा है। उनका कहना है कि भाई हमने सिर्फ कुछ ही तो जीन्स बदले हैं, तो जाहिर है हमारे बनाए जानवर का डीएनए भी असली डायर वुल्फ से 99.5% मैच करता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये एक डायर वुल्फ है ना? वेल, विज्ञान इतना सीधा साधा नहीं होता। जरा इस कंपैरिजन को देखिए, ये सारी कहानी को एकदम साफ कर देगा। इंसानों और चिंपैंजी का डीएनए 98.8% मिलता है, तो क्या हम और वो एक हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक ठीक उसी तरह 99.5% डीएनए मैच होने का मतलब ये नहीं है कि ये नया जानवर एक डायर वुल्फ है। जवाब है नहीं। तो असली बात ये है, ये जानवर डायर वुल्फ नहीं है, ये एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड ग्रे वुल्फ है। मतलब एक ऐसा ग्रे वुल्फ जिसकी डीएनए में कुछ बदलाव किए गए हैं। सोचिए, एक जानवर के जीनोम में लाखों जीन्स होते हैं, उनमें से सिर्फ 14 को बदल देने से वो एक पूरी की पूरी अलग और विलुप्त हो चुकी प्रजाति नहीं बन जाता। तो ठीक है, साइंस की बात तो साफ हो गई, लेकिन अब यहाँ एक और बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक नैतिक सवाल कि क्या हमें ऐसा करना भी चाहिए? जो लोग इस तरह के प्रोजेक्ट्स की आलोचना करते हैं, वो कुछ बहुत जरूरी सवाल उठा रहे हैं, जैसे कि इस सब का मकसद क्या है? क्या हम सच में इकोसिस्टम को ठीक करना चाहते हैं, या ये बस अरबपतियों के लिए एक शोपीस है? और सोचिए, जिस इकोसिस्टम में डायर वुल्फ रहता था, वो तो अब बचा ही नहीं, उसका शिकार भी विलुप्त हो चुका है। अगर इसे जंगल में छोड़ दिया, तो ये खाने के लिए मौजूदा ग्रे वुल्फ से लड़ेगा। और उन बेचारे पिल्लों का क्या, जो शायद अपनी पूरी जिंदगी एक बाड़े में ही गुजार देंगे। ये हमें एक बहुत कड़वी सच्चाई की याद दिलाता है। एक तरफ तो हम विलुप्त हो चुके जानवरों को वापस लाने पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, और दूसरी तरफ नॉर्दर्न व्हाइट राइनो जैसी प्रजातियां हमारी आंखों के सामने खत्म हो रही हैं। 1970 के दशक में इनकी संख्या 500 से ज्यादा थी, और आज सिर्फ 2 बची हैं। सिर्फ 2। और एक पुरानी कहावत है ना कि इलाज से बेहतर रोकथाम है। ये बात यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। जो प्रजातियां आज खत्म होने की कगार पर हैं, उन्हें बचाने की कोशिश करना शायद ज्यादा जरूरी है। तो आखिर में सवाल हम सबके सामने यही है, हमें अपनी ऊर्जा, अपना पैसा और अपनी ये कमाल की टेक्नोलॉजी कहाँ लगानी चाहिए? अतीत के जानवरों को फिर से बनाने में, या जो आज हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं, उन्हें बचाने में? और इस सवाल का जवाब जो भी हो, वही हमारे इस ग्रह का भविष्य तय करेगा।